हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निशा और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल निशा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विराम चिन्हों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। साथ ही साथ आप इसमें विराम चिन्हों को भी आसानी से समझ पाएंगे। इससे पहले मैंने एक विराम चिन्हों के भेद का वीडियो बनाया है, जिसमें विराम चिन्हों को उदाहरण के साथ काफ़ी डिटेल में चर्चा की गई है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रही हूँ, आप चाहे तो वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो आइए इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो फ्रेंड्स, हिंदी के महान व्याकरणविद श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार हिंदी में केवल वो पूर्ण विराम को छोड़कर से सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। तो इसमें जो है कि अंग्रेजी से नहीं जो लिया गया है वह विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो है कि वो अंग्रेजी से नहीं लिया गया, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह यूजीसी नेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। और फ्रेंड्स, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न देखते हैं कि विराम का अर्थ है। विराम का अर्थ क्या होता है। तो विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना या विश्राम करना। ठीक, तो यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन सही होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यही तीसरा देखते हैं कि श्री कामता गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। अब देखते हैं वही चौथा क्वेश्चन है कि श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो इनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। तो इसमें से अल्प विराम कौन सा है। तो अल्प विराम चिन्ह ये पहला वाला है, जिसे कॉमा भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसे कॉमा बोला जाता है। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन कि आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। तो इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह जो है कि वो अल्प विराम लगेगा। आशीष राहुल के बीच में, आशीष राहुल और राजा शुक्ल के बीच में जो है कि अल्प विराम का प्रयोग होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम होगा। तो इस वाक्य में उचित विराम होगा, अल्प विराम का भी प्रयोग होता है इस वाक्य में भी। तो जहाँ दो या दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक न हो तो अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ आनंद घर आया, यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होगा। यहाँ आनंद घर आया, सही से लग नहीं रहा, घर आया, थोड़ी देर रुका, चला गया। इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग होगा। तो ये अल्प विराम का प्रयोग है, ये पहला सही होगा इसमें। अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन है अव्ययों किंतु, परंतु, वह, पर, लेकिन, भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है। जैसे मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। तो यहाँ परंतु से पहले जो है कि वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होगा। तो यहाँ ये तीसरा सही होगा, यहाँ अल्प विराम का प्रयोग होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो समानाधिकरण शब्दों के मध्य में भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आएँ तो उसके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है। तो वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आती हैं तो वहाँ भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जाना है तो जल्दी जाओ। वाक्य में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करें। तो जाना है तो जल्दी जाओ, ऐसे वाक्य खंडों के बाद भी अल्प विराम ही लगता है, जिसके बाद लगने वाले तो, तब, वह आदि का लोप हो जाता है। तो वहाँ पे अल्प विराम का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ भी अल्प विराम ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माँ मेरा कल्याण करो। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। माँ मेरा कल्याण करो,
ऐसे वाक्यों में हाँ, नहीं, अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद अल्प विराम लगता है, तो यहाँ पे भी अल्प विराम का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो वहाँ एक समान अधिकरण का अगर प्रयोग होगा तो वहाँ अर्ध विराम का चिन्ह लगता है, ये अर्ध विराम का चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, या वाक्य के मध्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है वाक्य के अंत में, वाक्य की समाप्ति पे ही पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो यहाँ पे उचित विराम होगा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि कब, क्यों, कैसे, कहाँ इत्यादि वाक्यों में जो होता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा है कि आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो यहाँ पे बता दें कि हर्ष, शोक, प्रसन्नता, उत्साह, आश्चर्य, घृणा आदि भावों की अभिव्यक्ति कराने वाले वाक्यों में जो है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो है कि आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, यह जो है कि हर्ष का है, हर्ष यानी खुशी का ये संकेत दे रहा है। तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा होगा? तो ये इस प्रकार से होता है, ये बिंदी इसके इस लाइन के ठीक नीचे लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयोजक चिन्ह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो संयोजक चिन्ह को जो है कि हम समासिक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा। और संयोजक चिन्ह कहते किसे हैं कि हिंदी में इसे समासिक चिन्ह भी कहते हैं, और जो दो सहचर अथवा विपरीतार्थक शब्दों के मध्य यह चिन्ह प्रस्तुत होता है। जैसे हो गया आचार विचार, तो आचार और विचार के बीच में जो है कि संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। रंग रूप हुआ, आना जाना हुआ, खाना पीना हुआ, तो वहाँ पे बीच में है कि संयोजक चिन्ह का प्रयोग लगेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग होता है। तो भूल सुधारने और उसको सही दिखाने के लिए यहाँ पे वर्गाकार कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। ये वर्गाकार कोष्ठक है, और ये कोष्ठक और ये सर्पाकार कोष्ठक है। कोष्ठक 3 प्रकार का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विवरण चिन्ह को पहचानें। तो विवरण चिन्ह क्या है? विवरण चिन्ह जो है कि यह किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के विवरण को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई बड़े शहर हैं, जैसे के आगे ये विवरण चिन्ह लिख के यहाँ पे हम स्थान का नाम लिखते हैं, जैसे इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ इत्यादि। तो वहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो विवरण चिन्ह इस प्रकार से है, ये इसे विवरण चिन्ह कहते हैं। तो इसका चिन्ह ये है। और अब देखते हैं पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचानें। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह, तो पुनरुक्ति और लाघव चिन्ह ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इसका प्रयोग जो है कि पुनरुक्ति का प्रयोग जो होता है कि एक ही शब्द को लिखने से बार बार बचने के लिए उसका पुनरुक्ति का प्रयोग होता है, और लाघव चिन्ह जो है कि शब्द को छोटा करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। वहीं देखते हैं कि पाद चिन्ह को कामता प्रसाद गुरु ने किस नाम से अभिहित किया है। तो पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरु ने रेखा चिन्ह से अभिहित किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हंस पद किस विराम का एक और नाम है। तो हंस पद जो है कि वह त्रुटि विराम का एक और नाम होता है। और हंस पद का प्रयोग वहाँ होता है कि जब किसी वाक्य को हम लिखते हैं और कोई शब्द उसमें छूट जाता है, तो उस शब्द को जो है कि हम हंस पद का जो है कि उसमें चिन्ह लगाते हैं इस तरीके से, और ऊपर जो है कि उस छूटे हुए वाक्य शब्द को उसमें लिख देते हैं। तो वहाँ पे हंस पद का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानें। तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा है? तो तुल्यता का मतलब होता है कि उसमें समानता दिखाना या बराबर। तो यहाँ ये बराबर का जो चिन्ह दिख रहा है यह तुल्यता सूचक चिन्ह है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखते हैं कि पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। तो पाद बिंदु चिन्ह किसे कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि हिंदी में अरबी फ़ारसी से आए शब्दों के नीचे लगने वाला चिन्ह जो है कि वो पाद बिंदु है। यह क, ख, ज, फ वाले शब्दों में लगता है, जो कि था वाला ऑप्शन सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। कि समाप्ति सूचक चिन्ह कौन कौन से हैं? तो समाप्ति सूचक चिन्ह जो है कि पहले बता दें कि समाप्ति सूचक चिन्ह होता क्या है कि किसी लेख अथवा पुस्तक या फिर किसी अध्याय की समाप्ति पर यह चिन्ह लगाया जाता है। तो अध्याय की समाप्ति पे ये चिन्ह लगता है और लेख की समाप्ति पे ये चिन्ह लगता है। कई 3-4 जो है कि डैश डैश लगा दिए जाते हैं, वो पुस्तक की समाप्ति पे लगाया जाता है और अध्याय की समाप्ति पे ये चिन्ह लगाया जाता है। तो इसमें ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं कि किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए इसमें जो है कि हम लाघव चिन्ह या संकेत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कि सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है। तो इसमें देखते हैं, पहला दिया है कि छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। दूसरा दिया है कि छी तुमने, और यहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह दिया है तो नाम ही डुबो दिया। और ये तीसरा क्वेश्चन दिया है कि छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। तो यहाँ जो छी लिखा गया है और यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो ये घृणा के लिए यह छी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक हो गया है कुछ, तो यहाँ पे ये 2 बिंदी रहेंगी छी के आगे। तो तुमने तो नाम ही डुबो दिया, तो ये घृणा सूचक शब्द है, तो ये तीसरा सही होगा ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए जो होता है कि कोष्टक में उसका अर्थ लिख दिया जाता है, तो ये कोष्टक होगा। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं 29वां प्रश्न कि छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो इसमें अल्प विराम का तो कहीं दिया नहीं है ऑप्शन, तो यहाँ पे ये कर लीजिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक, अल्प विराम का चिन्ह बस इस बिंदु को ऊपर से हटा देंगे तो ये नीचे वाला जो होता है वो अल्प विराम कहा जाएगा, जैसे इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है जो कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।